Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. जैसा कि हमारा इनिशिएटिव ऑन है, हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट इकोनॉमी की और वी आर गोइंग टू लर्न द इकोनॉमी थ्रू द मॉक टेस्ट। तो आज है मॉक टेस्ट की क्लास नंबर 3। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी के सॉल्व करेंगे और टैकल करेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चन लाए हैं वो यूपीएससी लेवल के हैं। थोड़े से आप लोगों को टफ लग सकते हैं बट सारे कंसेप्चुअल ही क्वेश्चंस है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमी का मॉक टेस्ट 3। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements regarding open market operations are correct? मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियो में बोला है कि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। एक स्टेटमेंट में एक वर्ड भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। और जब भी आप स्टेटमेंट वाइज कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना होता है ये आपसे पूछा क्या है। बेसिकली आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर करेक्ट। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। OMO is used by the central bank to control liquidity in the banking system। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। आप सभी को मालूम है कि OMOs का क्या काम है, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। OMO कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ये सही स्टेटमेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको OMOs यूज करती है RBI। कब करती है, या तो उसे जब इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना होता है, यानी कि इकोनॉमी में पैसे की जो मनी की जो है फ्लो बढ़ानी होती है तब करती है OMOs यूज। और जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती है तब भी OMOs ही होती है। तो क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ पॉलिसीज कॉल्ड द OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। OMO डायरेक्टली अफेक्ट द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। OMO का फिस्कल डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। इसमें मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन भी जोड़ी, देखिए एक्सप्लेनेशन भी जोड़ी है, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशंस को, ठीक है। बिजी सिक्योरिटीज, लिक्विडिटी इंक्रीज, लिक्विडिटी डिक्रीज, ये पूरा लिखा है, आप लोगों ने पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इफ द गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल 0, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिस्ट। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था गिनी कोफिशिएंट के बारे में, मैंने आपको पूरा वो ग्राफ बना के दिया था, लॉरेंस कर्व का दिया था मैंने बना के आपको पूरा। तो अब क्या पूछा है कि गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है, ठीक है, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिस्ट। तो वैसे में कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट होगी, परफेक्ट इक्वालिटी की। क्या बोला था, 0 है तो इक्वालिटी, 1 है तो इनइक्वालिटी, ठीक है। 0 कंप्लीट इक्वालिटी, 1 है कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो इसमें पूछा है विच सिचुएशन एग्जिस्ट, तो कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है इसमें, परफेक्ट इनकम इक्वालिटी। तो बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर जिसको गिनी कोफिशिएंट के बारे में पता नहीं है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है मॉक टेस्ट की, ठीक है, मॉक टेस्ट की क्लास नंबर 2, क्योंकि उसमें मैंने गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताया है डिटेल में, कर्व बना के पूरा लॉरेंस कर्व, ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की हो, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में कि 0 परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी किस में है, इनकम में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेपो रेट। रेपो रेट इज रेट, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते चलो। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल सही है। रेपो रेट क्या गया, रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियो में। रेपो रेट होती है इज द रेट ऑन विच RBI लैंड मनी टू द अदर बैंक्स लाइक SBI HDFC के लिए, ठीक है। तो क्या है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। रेपो रेट क्या होता है,
ऐसी रेट होती है जिसपे सेंट्रल बैंक लैंड करता है मनी दूसरे बैंक्स को, ठीक है। फिर इंक्रीज इन रेपो रेट रिड्यूसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, बिल्कुल सही है, यही तो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। रेपो रेट इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि मनी फ्लो जो है मार्केट में कम हो जाएगा, और मनी फ्लो जब मार्केट में कम होगा तो लोगों के पास डिमांड कम होगी, जिससे वो सप्लाई को मैच कर पाएंगे। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल, ठीक है। रेपो रेट सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3, रेपो रेट इज अ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल। रेपो रेट क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है, ये कैसा है कि क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है उनमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, क्वालिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल में आरबीआई इतना सिर्फ आरबीआई बैंक्स को कहता है, रेकमेंड करता है, कहता है, मॉरली कहता है कि भाई यू शुड गिव लेसर लोन टू द पब्लिक। उसमें सिर्फ क्या होता है कि आरबीआई ओनली एडवाइस देता है बैंक्स को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में आते हैं सभी, ये रेपो रेट हो गया, टैक्सेशन हो गई, और सर टैक्सेशन तो नहीं होता है, अच्छा फिर क्वालिटेटिव हो गया ये, ठीक है। अब क्वांटिटी में आएंगे ये सभी, जैसे कि रेपो रेट हो गया, ठीक है, और अदर रेट्स होगी, एसएलआर होगी, सीआरआर होगी, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वालिटेटिव मैंने आपको बता दिया, क्वालिटेटिव होगा सिर्फ एडवाइस देगी, सजेशन देगी आरबीआई, ठीक है, उसमें कुछ एक्शन नहीं लेगी। पर क्वांटिटेटिव में आरबीआई सजेशन के साथ साथ क्या करेगी, एक्शन भी लेगी, ठीक है। तो अब ये ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो इसमें पूछा क्या है, हमसे इससे पूछा है करेक्ट कौन सी है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो आई बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अच्छा, अब इंक्रीज इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कौन सी करेगी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फिर से। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है। देखो, ऐसे पूछा है कि इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इसमें से कौन सा होगा। देखो, क्या जब इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो क्या वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा, करेगा, बिल्कुल सही है, करेगा। क्यों करेगा, देखो कैसे करेगा। जब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा इन हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन में, तो लोगों का पैसा उन सेक्टर्स पे कम खर्च होगा, ठीक है। जब लोगों का पैसा एजुकेशन में कम खर्च होगा तो उनका जो पैसा बचेगा वो क्या करेगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा, और जब वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा तो इंक्रीज इन्फ्लेशन होगी। तो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब टैक्सेस में हो जाएगी रिडक्शन, तब भी क्या होगा, लोगों के पास एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा पैसा बचेगा। जब ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में बचेगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी, देखो अब जीएसटी अगर कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट सस्ते भी हो जाएंगे साथ में, है ना, प्रोडक्ट साथ में सस्ते भी हो जाएंगे, लोगों का पैसा भी बचेगा। और जब प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो क्या होगा कि सप्लाई और डिमांड को मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगी सही। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अच्छा, अब देखो, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में तो क्या होगा, लोगों की डिमांड भी तो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो दैट वुड लीड टू द इन्फ्लेशन डेफिनेटली फॉर श्योर। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो वुड बी द राइट स्टेटमेंट। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट वुड बी द राइट, ठीक है। तो डी वुड बी द राइट आंसर, ओके। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आपका डाउट है, आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताए, कमेंट बॉक्स फुल भर दो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, पर्सनली आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, एक एक आपके डाउट क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो इकोनॉमी है, जिससे सभी बच्चे डरते आए हैं, सभी बच्चे डरते हैं इकोनॉमी से बहुत ही अजीब क्वेश्चन बनते हैं सर, तो मैं उस डर को खत्म करने के लिए आ चुका हूं, मैं आपके एवरी डाउट आई वुड बी क्लियरिंग, ओके। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, अपने डाउट शेयर करने हैं, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अच्छा देखो, ऑल ऑफ देम कैन कॉज डिमांड। जो मैंने बोला ना आपको कैसी इन्फ्लेशन होगी, उसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। देखो यहाँ पे ये देखो, ये देखो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ी तो डिमांड से तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, यहाँ भी डिमांड से इन्फ्लेशन हो रही है, यहाँ भी डिमांड से इन्फ्लेशन हो रही है। तो डिमांड पुल मतलब डिमांड जो है पुल करेगी इन्फ्लेशन को, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी, राइट? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, अब देखो क्वालिटेटिव टूल्स मैंने आपको अभी बताया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। क्वालिटेटिव टूल्स कौन से? मॉरल सुएशन मैंने बताया था ना आपको। देखो पहला सही हो जाएगा। इतना याद रखना है, क्वालिटेटिव टूल में आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेती है। आरबीआई सिर्फ रेकमेंड करती है, एडवाइस करती है बैंक्स को कि आप लोगों को ऐसी ऐसी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कीप इन माइंड क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं और क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं। क्वालिटेटिव में क्या करेगा? आरबीआई सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करेगा, एडवाइस करेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। बट जब क्वांटिटेटिव की बात आएगी तो क्वांटिटेटिव में आरबीआई एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रेपो रेट बढ़ा देगा, सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा। ये सभी टर्म्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, पहला होगा, अब देखो इसमें, अब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, अब इसका आंसर करना और भी इजी हो जाएगा। देखो मॉरल सुएशंस ठीक है। अब देखो क्या सेकंड तो गलत है, मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव टूल, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग ठीक है, थर्ड भी हो जाएगा हमारा सही। तो कौन से हो जाएंगे? अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कौन से में आएगा? ये भी आएगा हमारा क्वांटिटेटिव में आएगा ना। सिर्फ और सिर्फ एक और तीन है इसका आंसर, ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ए वुड बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखो 1 and 3 ओनली क्वालिटेटिव डायरेक्शंस ऑफ द क्रेडिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? ओके, अब देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो पहले होता क्या है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये भी एक तरह की रेट होती है। अब देखो क्या होता है, आप लोगों को मैं सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो एसबीआई ने, एक एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने पैसा लिया किससे? सेंट्रल बैंक से पैसे लिए, ठीक है। अब क्या है कि एसबीआई को क्या है कि एसबीआई के पास पैसा है, अभी एसबीआई ने कुछ लैंड कर दिया और कुछ बचा है एसबीआई के पास। तो एसबीआई क्या करेगा? उस बचे हुए पैसे को क्या करेगा? वापस देगा किसे? रिजर्व बैंक को। और रिजर्व बैंक उनसे लेगा, यानी कि डिपॉजिट करेगा एसबीआई। किसे करेगा वापस डिपॉजिट? आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई करेगा उसको, आरबीआई क्या देगा उसको? एक इंटरेस्ट रेट देगा। हालांकि थोड़ी कम इंटरेस्ट रेट होगी, इतनी नहीं होगी, बट आरबीआई देगा इंटरेस्ट रेट। उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? देखो कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि एसबीआई अपना कैश रिजर्व रखेगा आरबीआई के पास फिर से, और उस पर उसको क्या मिलेगा? डिपॉजिट पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे कि यानी हम है, कॉमन कॉमन ह्यूमन बीइंग है, हम जाते हैं एसबीआई के पास, अपना पैसा करते हैं डिपॉजिट, ठीक है। हम एफडी करते हैं, हमें उस पर क्या मिलता है? कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही एसबीआई कहाँ जाता है अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए? कहाँ जाता है? आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई भी उसको कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, वो उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? हमारे कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया आप सबको। अब इसका जो एक क्वेश्चन है, अब ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट? ठीक है, बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लैंड। नहीं, उसके पास मनी क्यों होगा? इंक्रीज करेगा ना। देखो 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होती है तो क्या जो हमारे जो बैंक है वो लैंड दूसरों करेंगे? नहीं, वो लैंड कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट लैंड करेंगे आरबीआई को, यानी कि डिपॉजिट कर देंगे। लैंड नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देंगे आरबीआई को। तो उनके पास तो कम पैसा होगा लैंड करने के लिए, ना कि ज्यादा होगा। जब सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, जब सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या है? लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। नहीं, लिक्विडिटी इकोनॉमी में कैसे बढ़ेगी? यहाँ तो कैश डिपॉजिट होगा, वापस कहाँ जाएगा? वापस जाएगा आरबीआई के पास, तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में नहीं बढ़ेगी।
आरबीआई के पास बढ़ जाएगी, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थर्ड है, कौन सी, सी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स विल डिक्रीज। डेफिनेटली फॉर श्योर यही तो हो रहा है, मैंने आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था ना, तो वही तो हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लैंडिंग कैपेसिटी बैंक की डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अपना सारा पैसा किसको दे देगा, वो डिपॉजिट कर देगा जब एसबीआई को, तो उसके पास क्या बचेगा, उसके पास कम पैसा बचेगा, तो उससे क्या होगा, लैंडिंग कैपेसिटी उनकी डिक्रीज हो जाएगी ना। तो यही तो, ये सही होगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सही। अब चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स विल रिड्यूस। गवर्नमेंट बोरोइंग्स का इससे क्या लेना देना भाई, गवर्नमेंट बोरोइंग का इससे क्या लेना देना, तो ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा देखो, हाँ ये लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स विल डिक्रीज, इमीडिएट इफेक्ट ये पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था, क्या होता है कि एक रेट पे जाके क्या होता है, इन्फ्लेशन स्टैग हो जाती है और वहीं रुक जाती है, ना घटती है ना बढ़ती है, उसको उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो अब इस केस में क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन स्टैगफ्लेशन। अच्छा, हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, नहीं, हाई ग्रोथ 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 उसमें कुछ नहीं होती, और लो इन्फ्लेशन भी नहीं होती है, हाई रहती है और स्टैगनेंट हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन विद द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यस, इस तरह की इन्फ्लेशन में क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन रहती है और क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। स्टैगफ्लेशन में फीचर है स्टैगफ्लेशन की, ठीक है, क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहती है और हाई इन्फ्लेशन रहती है। और सी देखो, चलो, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ नहीं होती है, ना ही लो इन्फ्लेशन भी नहीं होती है, क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन होती है। फॉलिंग प्राइजेस विद हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई नहीं, हाई एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, हाई एम्प्लॉयमेंट होती नहीं है, लो एम्प्लॉयमेंट होती है, वही तो मैं आपको पूरा हूं, क्या होता है, हमारी हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी, बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिफ्लेशन इज द टर्म जो हम करते हैं अपोजिट किसके, इन्फ्लेशन के अपोजिट में डिफ्लेशन टर्म इज यूज्ड, ठीक है। फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल सही है, एग्रीगेट जब डिमांड नीचे गिर जाएगी तभी तो आपका क्या, डिफ्लेशन होगी, यानी कि आ रहा है ना समझ में, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, ओके, डिमांड गिर जाएगी, है ना। अब एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो भी क्या हो जाएगा कि हमारी डिफ्लेशन हो जाएगी, बहुत हो जाएगी तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। मान के चलो आपकी डिमांड है 1 पेन की, मार्केट में है 10 पेन, और आप मान के चलो 3 ही लोग खरीदने वाले, तो 7 पेन तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद यानी कि उनकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि 3 ही लोग खरीदने वाले, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स भी क्या होगा, डिफ्लेशन का आ जाएगा, ठीक है, डिफ्लेशन को लीड करेगा, इट वुड लीड टू डिफ्लेशन। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा जब मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जब टाइट करेगा, है ना, तो क्या होगा, तब भी हमारी डिफ्लेशन ही होगी। तो क्या होगा कि थर्ड वुड बी ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट, तीनों ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, ठीक है, करेक्ट के बारे में पूछा, तो इसमें 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी वुड बी द राइट आंसर, सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखो, 2 तरह की टैक्सेशन जो होती है मेनली कौन कौन सी होती है, प्रोग्रेसिव होती है, एक होती है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किस पे लगती है, इनकम टैक्स पे, इनकम यानी कि जो आपके इनकम से टैक्स कटता है। अब क्या होता है कि हमारी कंट्री में क्या है, देखो, एक पर्सन है वो कमा रहा है महीने के 20,000, अब दूसरा पर्सन है वो कमा रहा है 40,000, तो अब क्या उन पे जो क्या दोनों पे इक्वल टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा ना इक्वल टैक्स, जो 20,000 कमा रहा है उस पर कम टैक्स लगेगा, जो 40,000 कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, मतलब ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है
जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसा वैसा ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और मान के चलो जो अंबानी पर टैक्स लग रहा है ना, वो मुझ पर टैक्स नहीं लग रहा है, मुझ पर टैक्स डिफरेंट लगेगा, अंबानी पे डिफरेंट टैक्स लगेगा। वो होता है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द टैक्सेशन। आया समझ में? यानी कि जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से आपका टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है इक्वली इक्वली लगता है जो सब पे, जैसे कि जीएसटी लगता है। यानी कि चलो अब जैसे कि आप मान के चलो कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे कि ये मान के चलो आप आटा खरीद रहे हो, आप नमक खरीद रहे हो, तो क्या है आटा और नमक, यानी कि मान के चलो ठीक है, एज्यूम करो ठीक है आटा नमक, तो क्या हो रहा है अब जो नमक का पैकेट मैं खरीद रहा हूँ वो ही अगर अंबानी खरीद रहा है तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, उसमें सबको इक्वल टैक्स देना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या हो रहा था, इनकम पे टैक्स लग रहा था जैसे जैसे बढ़ रही थी। कंसेप्ट क्लियर है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन का? तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? टैक्स रेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। नहीं, ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, हमने अभी आपको क्या बताया था, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब देखो सेकंड क्या है, टैक्स रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। बताया ना मैंने आपको अभी, देखो टैक्स रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। तो इसमें तो स्टेटमेंट वाइज नहीं है, तो इसलिए तो इसका यही हो जाएगा आंसर बी। तो ये सी भी जाएगा गलत। टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट तो रिग्रेसिव में रहती है, प्रोग्रेसिव में नहीं रहती है, बताया था ना मैंने आपको। कांस्टेंट किस में रहती है, रिग्रेसिव में। ठीक है, अब डी क्या, देखो डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, व्हाट द हेल, ये तो गलत है। तो क्या है इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक डेब्ट आर करेक्ट? ठीक है, ठीक है, पब्लिक डेब्ट क्या होता है, पब्लिक डेब्ट इज द डेब्ट विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो डेब्ट लेती है दैट इज कॉल्ड द पब्लिक डेब्ट। ठीक है, इंटरनल डेब्ट इज बोरोड फ्रॉम विद इन द कंट्री, इंटरनल डेब्ट इज बोरोड विद इन द कंट्री, राइट। ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही आपकी। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं की है तो आप लोगों ने नंबरिंग कर लेना, ये एक हो गई और ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 3। ठीक है, देख लेना ये 3 नंबरिंग। ठीक है, यहाँ नंबरिंग नहीं की गई है। ठीक है, अब क्या है, इंटरनल डेब्ट इज बोरोड फ्रॉम विद इन द कंट्री। ठीक है, इंटरनल डेब्ट अंदर से लेते हैं, मतलब कंट्री के अंदर से जब गवर्नमेंट डेब्ट लेगी तो इंटरनल होगी, एक्सटर्नल डेब्ट फ्रॉम फॉरेन लैंडर्स। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल कहाँ से भी, बाहर से जो डेब्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्ड से ही पता लग रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इजी है। अब तीसरा क्या है, इंटरनल डेब्ट डज नॉट क्रिएट बर्डन ऑन अ फ्यूचर जनरेशन। देखो डेब्ट जितनी भी तरह की होती है, क्या नाम, बर्डन तो डालेगी डालेगी, फ्यूचर जनरेशन पे कैसे नहीं डालेगी, टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों, अगर डेब्ट वापस करनी होगी तो गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा सकती है, तो उससे तो बर्डन पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन पे। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। ठीक है, क्योंकि इंटरनल डेब्ट भी बर्डन डालेगी फ्यूचर जनरेशन पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली द राइट। तो ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, है ना, देखते, हाँ ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ? अब दो चीजें बताइए इसमें, एक बताइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या जीडीपी बताता है। पहले मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सॉरी डेवलपमेंट है और ग्रोथ के बीच क्या डिफरेंस है। आधे से ज्यादा बच्चों को यही मालूम नहीं है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच क्या डिफरेंस है। वो दोनों को सही अभी तक भी यही समझ रहे हैं कि बोथ आर सेम, नहीं, सिमिलर नहीं है दोनों। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में कॉम्प्रीहेंसिवली चीजें आती है, होलिस्टिकली देखी जाती है, समझ रहे हो आप। उसमें हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट में हम देखते हैं एजुकेशन, देखेंगे हम उसमें इंडिविजुअल्स की, यानी कि मान के चलो मेरी एजुकेशन देखी जाएगी, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी है, यू नो सब कुछ चीजें देखी जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट में होलिस्टिकली देखी जाती है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ में क्या देखा जाता है, ग्रोथ में देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ नंबर देखे जाते हैं। देखो अब देखो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है 7% की रेट से। ठीक है,
तो अब उसमें हमें पता चल रहा है क्या कि हमारी इससे लग रहा है पता कि हमारी जीडीपी तो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, बट एक्चुअल में क्या हमारी जीडीपी जो है, हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो क्या वो हो रही है? हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अब बोल रहे कि भी इंडिया इज गोइंग टू वेरी सुन बाईपास द इंग्लैंड को हम बाईपास करने वाले हैं, देखो है ना, इंग्लैंड को बाईपास करने वाले हैं हम जीडीपी में। तो क्या जो क्या जो इंग्लैंड में इंसान रह रहा है और जो इंडिया में इंसान रह रहा है, क्या उनकी जो लाइफ सिचुएशन है क्या वो इक्वल है? नहीं है। ग्रोथ में हम क्या मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रोथ में मेजर हॉलिस्टिकली नहीं देख पा रहे, एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंडिविजुअल को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर्स देख रहे हैं, आंकड़े देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का अर्थ आपको समझ में आया? व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ? डेवलपमेंट हॉलिस्टिकली पूरी चीज देखती है और ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखती है, ठीक है। अब हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से अब फिर उस हिसाब से हमें तो पहले भी होना चाहिए था, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो हमारी जीडीपी सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, तब हम कह सकते थे कि हाँ हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ इक्वल है। नहीं है समझ में? तो क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ? डेवलपमेंट और ग्रोथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा देखो, कौन सी मेजर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या जीडीपी करती है? जीडीपी हमें बताता है? नहीं बताता है। जीडीपी हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बताता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी नहीं बताता है, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर्स बता रहा है, सिर्फ 7%, 8% ये बताता है। पर कैपिटा इनकम बता सकता है? नहीं बता सकता है, वो भी कुछ नंबर ही बता रहा है हमें, ठीक है। उसमें इनकम ही आ रही है। मान के चलो अगर एक इंसान की इनकम है मान के चलो 20,000, और वो अपने अपने ऊपर खर्च कर रहा है सिर्फ जो अपनी एजुकेशन पे, हेल्थ केयर, सैनिटेशन पे खर्च कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 1,000, और उसकी वो कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो क्या वो डेवलप्ड है? नहीं, ही इज नॉट द डेवलप्ड पर्सन, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम हमें नहीं बता सकती डेवलपमेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ जी, हमें ये बता सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं है रेदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे कि होते हैं, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, सैनिटेशन होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस सब को जो मेजर करता है, ये उसके ग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे जब एचटीआई निकलती है यूनिवर्सली, यानी कि ग्लोबली जब एचटीआई निकलती है, तभी हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री में कौन से लोग ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बता सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में। तो इन्फ्लेशन रेट तो नहीं बताएगी हमें, ठीक है। आगे समझ में क्या बता सकता है हमें इसमें से? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता सकता है। क्यों बता सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता है आपको कौन रिलीज करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज होता है ग्लोबली, होता है यूएनडीपी। यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इंडिया में करता है नीति आयोग, ओके। और नीति आयोग क्या है? 5 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, मेजर करने के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का वुड बी द सी राइट आंसर, इज इट? और यस, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ठीक है, एच टी आई देखो, एच टी आई मेजर्स डेवलपमेंट नॉट ग्रोथ, जस्ट ग्रोथ। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे दिए है ग्राउंड्स, एच टी आई जो मेजर करता है, देखो इट इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड करता है, ठीक है, एजुकेशन भी इंक्लूड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब सभी कुछ जो है इंक्लूड होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, हालांकि वो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर 2016। ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। 2016 के बाद ही तो हमने क्या किया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की थी इंडिया में। किसने की थी? आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने की थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक। देखो जो मैंने आपको पहले ही बता दी तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दी, मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था पूरा। चलो कोई नहीं, सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगी सही, फर्स्ट हो जाएगी सही, सेकंड हो जाएगी सही। अब क्या है? टारगेट इन्फ्लेशन रेट इज 4% विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ 2%,
ठीक है, ±2%। तो ये क्या है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इससे पहली वीडियो मैंने बता दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी क्या है, जो टॉलरेंस है कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए। जो मिनिमम टॉलरेंस है वो है 2% है ना, और मैक्सिमम है 6%, तभी लिखा है +2। 4 है, यानी कि 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो 2 और 6 के बीच होनी चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। ओके, कब कब हुई थी, 2016 में टारगेट की गई थी। कौन कौन करता है, आरबीआई और गवर्नमेंट साथ में मिलकर करते हैं टारगेट, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, 1 and 2 3 एंड डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा, डी वुड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 2016। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की हो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की बात हुई है, ठीक है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही बात है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता भी है इनडायरेक्ट टैक्स है। रिप्लेस किया था वैट को, वैल्यू एडेड टैक्सेस को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था जीएसटी ने, ठीक है। इट रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सही बात है, इसने रिप्लेस्ड किया था मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि ये इकट्ठा लाया था ना जीएसटी सभी टैक्सेस के लिए, तो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हटा दिए गए थे, तभी तो लाया गया था ये कंसोलिडेशन के लिए। तीसरा कौन सा, इट इज लेविड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इकोनॉमी में मैं आपको एक बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बात ध्यान रखनी है कि इकोनॉमी में जहां पर भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी, वो क्वेश्चन आपका 80 to 90% गलत होगा। जहां वो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जहां एक्सट्रीम आपको क्या दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे कि यहां दे दिए, देखो यहां क्या दे दिया है, यहाँ ओनली दे दिया है। ओनली क्या है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। देखो इट इज लेविड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट भी कर देती है, ठीक है, SGST एंड ऑल, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट याद, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वुड बी द राइट। तो आप लोगों ने इसमें याद क्या रखना है कि जहां भी एक्सट्रीम आपको इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन दे देगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल गलत, ठीक है। गलत बिल्कुल, तो क्या मतलब 90 to 100% ऑलमोस्ट वो गलत ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है, 1 and 2 ओनली, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। जी सर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी बहुत ही न्यूज में रहने वाला टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। MSP इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग सीजन, राइट, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पर भी नंबरिंग नहीं की गई है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग एरर है, ये क्या कर दिया है। चलो कोई नहीं, मैं आपके नंबर करता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी, और ये हो जाएगी थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है सिर्फ, अच्छा हाँ 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। क्या होगा, एमएसपी अनाउंस बिफोर द सोइंग सीजन, यस बिफोर द सोइंग सीजन इसको अनाउंस किया जाता है। सेकंड क्या है, एमएसपी रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है हमारी, ठीक है। कौन करता है, CACP रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ये भी देख लेना है आप लोगों ने। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एमएसपी इज लीगली बाइंडेड फॉर ऑल क्रॉप्स, गलत। देखो एक्सट्रीम बोला था ना मैंने, जहां पे भी एक्सट्रीम आ रहा है ना, आपको जहां लग रहा है आपको एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन दे दी, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ऑल क्रॉप्स, क्या ऑल क्रॉप्स के लिए दे सकते हैं एमएसपी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कितने पे जाता है, 22 क्रॉप्स होती है, ठीक है, एंड +1 दैट इज FRP दिया जाता है एक क्रॉप पे, 23 वो है शुगर केन, ठीक है। तो इसलिए पूरी क्रॉप से 22 जिसपे एमएसपी देते हैं, फिर एक क्रॉप एक्स्ट्रा है जिसपे FRP देते हैं, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइजेस, ठीक है। तो क्या होगा कि थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी गलत हमारी, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS इन इंडिया। देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्टार्टिंग में कब हुआ था ये, मतलब ये कॉन्सेप्ट कब आया था वर्ल्ड में, तब कब आया था, ये आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा भुखमरी हो रही थी, तो पीडीएस सिस्टम लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इसमें रिफॉर्म्स आते रहे। अब डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज ने रेकमेंड किया, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो कब आया था? वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। ये पूरी थ्योरी है, मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। पूरी कंप्लीट थ्योरी है पीडीएस के बारे में, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी है, फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट एक्सेप्ट की है, और आज ये कौन सी स्टेज पे आप पहुंचा है। मैं आप लोगों को पूरा एक वीडियो में बताऊंगा। क्यों? ये है इकोनॉमी का मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में मैं इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, पीडीएस ये है। पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, अरे यहाँ पर भी नंबरिंग नहीं की है, अरे यार ये क्या कर दिया है, नंबरिंग ही नहीं करी है कहीं भी। चलो हम ही नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 provides a legal entitlement to subsidized food grains under पीडीएस। ठीक है, तो अब देखो लीगली दे बहुत पहले से रहे हम, बट लीगल उसको कब किया गया था? 2013 में किया गया था। एनएफएसए एक्ट आया था। कौन सा आया था? एनएफएसए एक्ट 2013 में उसको लीगली मैंडेट कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो पहली स्टेट में जाएगी सही। ठीक है, पहली स्टेट में जाएगी बिल्कुल सही। ठीक है, पहली स्टेट में जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी। थोड़ा सा लग रहा है कि गलत हो गया। देखो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखते दूसरी स्टेटमेंट क्या है। लीगल, हाँ यहाँ देखो लीगल एंटाइटलमेंट दी गई थी। ठीक है, ये दिखा है, यहाँ लिखा भी है ना लीगल एंटाइटलमेंट। तो दूसरा क्या है? दूसरी स्टेटमेंट है द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द पीडीएस। राइट, पीडीएस के लिए कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो बॉडी है ये कब आई थी? 1964 में फॉर्म की गई थी। ठीक है, एनएफएस एक्ट के सॉरी फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू की गई थी। 1963 में फूड कॉर्पोरेशन एक्ट आया था, फिर 1964 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया था उसे। ठीक है, और वही है रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, प्रोक्योरमेंट के लिए भी, फॉर द पीडीएस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड वुड बी द राइट स्टेटमेंट ऑल्सो। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशियरीज इज कैरिड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। बिल्कुल सही है। कहाँ से मिलता है वो पीडीएस? स्टेट की फेयर प्राइस शॉप से तो मिलता है। मिलता नहीं है जब आप जाते हो, हमारी साइड उसे कहते हैं सोसाइटीज बोलते हैं। कैसी सोसाइटी की भी सोसाइटी जाओ, वहां से आपको क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा, विच इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। तो जो शॉप्स है वो रन कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट ही रन करती है। ठीक है, फेयर प्राइजेस शॉप्स होती है, यहाँ लिखा भी तो है। ठीक है, दे आर कॉल्ड फेयर प्राइजेस शॉप्स। तो आज से हमको क्या बोलना है? सोसाइटी और डिपो नहीं बोलना है, आज से क्या बोलना है? फेयर प्राइजेस शॉप्स। ठीक है, वेरी गुड। तो विच स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्या है, क्या डी सही है? जी, डी मतलब एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। अरे 15 ही क्वेश्चन है। अच्छा, तो आज का क्या है? आज सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थे और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए 15 ही क्वेश्चन आज की मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 3 में थे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोगों ने क्या करना है? मुझसे पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मैं उस पर भी पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी हम क्या करेंगे, जो ये स्टेट पीसीएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए जितने भी एसएससी है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए हम मॉक टेस्ट के थ्रू इकोनॉमी पूरी करेंगे। यूपीएससी के लिए हम शुरू करेंगे पूरी इकोनॉमी की सीरीज, शुरू से शुरू करेंगे इकोनॉमी की पूरी सीरीज। ठीक है, बट स्टेट पीसीएस दूसरे जितने भी अदर स्टेट एग्जाम्स है वहां पे इकोनॉमी का ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, वेटेज रहता है बट कम रहता है, इसलिए हम उसको मॉक टेस्ट के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे। बट यूपीएससी के लिए मैं लेके आऊंगा पूरी सीरीज इकोनॉमी की। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू सरफेस पूरा हम क्लियर करेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, एक एक चीज को पूरी डिटेल में समझेंगे।
जो दूसरे अदर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं जो स्टेट से रिलेटेड है, आप लोग मॉक टेस्ट करोगे वो भी आपके लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वेट फॉर दैट सीरीज जो हम शुरू करेंगे इकोनॉमी की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, लाइक एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इकोनॉमी के मॉक टेस्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू।